नमस्कार विद्यार्थियों लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो राष्ट्रीय मरुद्यान के बारे में चर्चा की। इसके बारे में राष्ट्रीय मरुद्यान के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ, ध्यान रखना। और अब जो दूसरा एक अपना वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। अब 2 नंबर पे लिखो आप सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है मुख्य रूप से अलवर में। कहां पर पड़ता है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। लिख लिया सबने? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य लिखो। यह अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। कहां पर है? अलवर। अलवर में स्थित है। लिखो इसे अभ्यारण्य के रूप में या इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1 नवंबर 1955 को दिया गया। 1955 कब दिया था इसको अभ्यारण्य का दर्जा? और आपको पता 1978 में यहाँ पर राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना भी चलाई गई थी। देखिएगा इसी अभ्यारण्य में 1978 में राजस्थान का सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कब चलाई गई विद्यार्थियों? 1978 में। और कहां पर चलाई गई थी? सरिस्का टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा ना आपने, वही चलाई गई थी। देख लिया? देखो यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें स्थानीय भाषा में हरियल पक्षी कहते हैं। हरे कबूतरों को क्या कहते हैं? हरियल पक्षी कहते हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में हरियल पक्षी कहते हैं। देखो विद्यार्थी, देखो सरिस्का क्यों फेमस है? हरे कबूतरों के लिए। किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए फेमस है। हरे कबूतरों को ही हरियल पक्षी भी कहते हैं। और हरियल पक्षी मूल रूप से यूपी के हैं। मतलब कहाँ पाए जाते हैं? मूल रूप से यूपी में। यूपी से कहाँ गए? राजस्थान में भी आगे ध्यान रखना। राजस्थान में कहाँ देखे जाते हैं? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में देखे जाते हैं। इनकी खासियत ये है ये कभी भी जमीन पर नहीं बैठते। जैसे एक सामान्यतः कोई भी कबूतर होता है तो कबूतर को आपने देखा होगा पेड़ पे भी बैठता है और जमीन पे बैठता है। ये कभी जमीन पे नहीं बैठते हैं। जमीन पर नहीं बैठते हैं। देखिएगा ये पक्षी जमीन पर पांव नहीं रखते हैं। अब देखो राजस्थान में हरियल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से सरिस्का में पाए जाते हैं। और अजमेर में पाए जाते हैं कहीं पे? तिलोरा। कहाँ? तिलोरा अजमेर में है कि नागौर में है?
पुष्कर जिले में आता है कि नागौर में आता है, ये बताओ आप। अजमेर में आता ना। तो तिलोरा में भी ऐसे पक्षी देखे जाते हैं। तिलोरा अजमेर, कहाँ पर देखे जाते हैं ऐसे पक्षी? अजमेर में भी देखे जाते हैं। इसके अलावा थावला में भी देखे जाते हैं। थावला पड़ता है नागौर में। हरियल पक्षी देखो, हरियल पक्षी कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? एक तो सरिस्का अलवर, एक तिलोरा अजमेर, और एक थावला नागौर मिलते हैं। देख लिया। अगर आप देखते हैं विद्यार्थी, ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम काली घाटी। कौन सी घाटी? और इस काली घाटी में, भाई जंगली इलाका है तो घाटियां तो रहेगी ना। काली घाटी में मोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मोर, पीकॉक। लिखिएगा, इस अभ्यारण्य की, कौन से अभ्यारण्य की? सरिस्का अभ्यारण्य की काली घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मोर पाए जाते हैं। सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक घनत्व मोरों का पाया जाता है? काली घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? काली घाटी क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मोर कहां पर मिलते हैं? ना, जोधपुर। सबसे ज्यादा मोर कहां पर मिलते हैं विद्यार्थी राजस्थान में? जोधपुर में। और सबसे कम चित्तौड़गढ़ में। नोट डालें। राजस्थान में सर्वाधिक मोर जोधपुर जिले में पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम चित्तौड़ में। लिख लिया विद्यार्थियों? अब जैसे आपने रणथंभौर नेशनल पार्क पढ़ा था, तो रणथंभौर नेशनल पार्क पढ़ा था, यहाँ पे रणथंभौर फोर्ट भी है। वहाँ पर कुछ तालाब भी मैंने लिखाए थे आपको, कुछ छतरियाँ भी लिखाई थी, 32 खंभों की छतरी लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? इसी प्रकार यहाँ पर भी तो सरिस्का क्षेत्र में भी तो कोई न कोई स्थित होंगे, कोई होटल होगी, कोई दुर्ग होगा। जैसे काकनबाड़ी का दुर्ग का नाम आपने सुना ही है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ स्थान स्थित है, उनके बारे में लिख लीजिए आप। लिखो, इस सरिस्का अभ्यारण्य में निम्नलिखित दुर्ग स्थित है। इस सरिस्का अभ्यारण्य, जंगली इलाका पुराना, दुर्ग स्थित है। पहला लिखो, अलवर का दुर्ग, अलवर फोर्ट, अलवर का दुर्ग, अलवर फोर्ट। दूसरा, भानगढ़ फोर्ट, भानगढ़ दुर्ग। इसे भूतों का दुर्ग भी कहते हैं विद्यार्थियों। कोई गया क्या यहाँ पे? हैं? अच्छा, पिकनिक मनाने चलते हैं, देखते हैं। और भूत ने खा गया तो कोई? भानगढ़ दुर्ग, भूतों का दुर्ग भी कहते हैं इसे। और लिखो, अजबगढ़ दुर्ग, अजबगढ़ दुर्ग। बालागढ़ दुर्ग, अलवर दुर्ग को ही कहते हैं बालागढ़ दुर्ग भी। हम्म, क्या कह रहे हो बहन जी? पुलिस को भूतों से डर नहीं लगता? क्यों, पुलिस को भूत नहीं खाते क्या? काकनबाड़ी का दुर्ग। देखो
पुलिस भी तो मानव ही होते हैं। और अगर एक सामान्य मानव भूतों से डरता है तो पुलिस वाले क्यों नहीं डरेंगे? लेकिन ये केवल एक वहम होता है कि भूत होते हैं। जो मानते हैं उनके लिए होते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं होते हैं। जैसे हमें पुलिस में एक बेल्ट देते हैं, क्या देते हैं? बेल्ट देते हैं। बेल्ट का जो आगे बांधने का क्लिप होता है ना, वो कहते हैं वो अलग अलग धातुओं का बना हुआ रहता है, कई प्रकार की धातुओं का मिश्रित धातु से बना हुआ रहता है वो। और कहते हैं इसलिए भूत आसपास नहीं आता है। मतलब हमें ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं कि आपने बेल्ट पहन रखा है ना, इसलिए भूत आपके नजदीक नहीं आएगा। मतलब आपके पास एक ऐसी धातु है। जैसे सामान्यतः हमारे ब्याह शादी होती है तो उस समय एक हम लोहे की वस्तु साथ में रखते हैं, कोई चाकू रखता है, कोई वो कटार टाइप की रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि उस समय कोई भूत पिशाच जो होते हैं वो नजदीक नहीं आते, जो गलत शक्तियां होती है वो नहीं आती नजदीक, है ना। इसलिए तो रखते हैं। क्यों रखते हैं बताओ? इसलिए रखते हैं कोई नजर नहीं लगे, कोई भूत चुड़ैल ना लगे, इसलिए रखते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो वो बेल्ट होता है कि उसकी वजह से नहीं आते, लेकिन जिस दिन आना है वो उस दिन आएगा, ध्यान रखना। और पुलिस की तो कई बार इस जगह ड्यूटी होती है, वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई रहती है। कई बार शमशान घाट में भी ड्यूटी होती है, हमारे सामने डेड बॉडी जल रही है, रात भर ड्यूटी भी करनी पड़ती है। कई बार विवाद हो जाता है, आपको पता है शमशान घाट में भी। इस जेएलएन में, जैसे अभी जेएलएन है, यहाँ पे जो मोर्चरी घर है, वहाँ कई बार लाश को उठाने के लेकर विवाद होता है कि नहीं होता है? वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। एक दिन मेरी भी थी रात में। अब उसमें कम से कम 15 तो मुर्दा जो वो रखे हुए। अब मैं गया अंदर, जाके देखा तो यूं अलग अलग रेक बनी हुई रहती है, मतलब जैसे अपने टेबल होती है ना, इसमें रेक बनी हुई रहती है, यूं निकालते हैं तो एक मुर्दा निकल गया। फिर वो एक जना आया कि हमारा मतलब भर्ती है क्या, जगह नहीं, किसी की डेथ होगी वो है क्या, उसको दिखाया मैंने 15 के 15 खोल के। फिर उसने कहा ये तो नहीं है। कुछ नहीं है, जैसे हम सामान्य तो सोचते हैं ना कि भाई हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कभी आपको जीवन में थोड़ा सा कोई घमंड हो ना, तो जो मोर्चरी घर होता है, पोस्टमार्टम जहाँ होता है, वहाँ चले जाना, या फिर शमशान घाट जाके बैठना है। शमशान घाट पे कुछ नहीं, फील करना उस चीज को कि इस व्यक्ति ने जीवन में देखो क्या क्या किया होगा, किस किस से लड़ाई की होगी, किस किस से व्यवस्था की होगी, कौन से भाइयों का इसने हक खाया होगा, और आज सारी संपत्ति छोड़ के चला गया ये। कभी जाना, वास्तव में सोचना। अब ऐसे जाके आगे और घूम फिर के आगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है ना, जैसे कोई सॉन्ग होते हैं, एक सामान्य तो उसको सुनते हैं तो दिल पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक उसको बढ़िया थोड़ा गहराई से सुनो, आप रोने लग जाओगे, सौते आंसू आने लग जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे ये घटना अपने साथ ही घटित हो रही हो। वो डिपेंड करता है सुनने के ऊपर, मनन के ऊपर, आपने कितना मनन किया उसके ऊपर। क्या? शमशान घाट में? इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है बहन जी, मामला बच के रहना भाई। लिखो, क्या लिखा आपने लास्ट? काकनबाड़ी का दुर्ग। काकनबाड़ी के दुर्ग के ब्रैकेट में लिख लो, ये खेरतल तिजारा जिले के अंतर्गत आता है आजकल, खेरतल तिजारा। क्योंकि अलवर में से क्या हुआ अलग, खेरतल तिजारा अलग हो गया ना विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थियों, हिंदुस्तान के एक बादशाह थे जिनका नाम था शाहजहां। क्या नाम था? लिखना नहीं है, जाओ। हिंदुस्तान के बादशाह थे शाहजहां। उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और 4 पुत्रों का नाम क्या था? सबसे बड़ा दारा सिको, औरंगजेब, शुजा, और मुराद। और औरंगजेब, आपको पता है औरंगजेब और दारा सिको के बीच में एक धर्मत का युद्ध होता है, फिर उसके बाद में दोराई का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दोराई का युद्ध होता है। दोराई के युद्ध के बाद में ये जो औरंगजेब है, इस दारा सिको को कैद कर लेता है, और कैद करके कौन से दुर्ग में रखता है? काकनबाड़ी के दुर्ग में रखता है। कई बार पूछा गया है ये, तो औरंगजेब ने दारा सिको को दोराई के युद्ध में पराजित करने के बाद में कहाँ पर कैद करके रखा था? तो काकनबाड़ी के दुर्ग में रखा था, ध्यान। इसलिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है सवाल। देखिएगा, इसको काकनबाड़ी को रेखांकित कर लो आप। ये वही काकनबाड़ी का किला है, यह वही काकनबाड़ी का किला है जिसमें औरंगजेब के द्वारा अपने भाई दारा सिको को कैद करके रखा गया था। देख लिया? अब देखो
आपने लिखा है कि भाई जो सरिस्का हम अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से दुर्ग स्थित है, यही तो लिखा आपने। अब दुर्गों के अलावा अन्य स्थान भी स्थित है, लिखिएगा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित अन्य स्थान। अन्य स्थान मतलब क्या क्या स्थित है यहाँ पर, हो रहा ना। सबसे पहले लिखो आप पांडुपोल हनुमान मंदिर। हाँ, पांडुपोल, पांडुपोल हनुमान मंदिर। तो आपसे पूछा जाए पांडुपोल हनुमान मंदिर कहाँ है, सर इसका अलवर ध्यान। और इसकी खासियत क्या है, इस शयन मुद्रा में लेटा हुआ है, कैसा है, शयन मुद्रा में। हनुमान जी कैसी मुद्रा में, शयन मुद्रा में सो रहे हैं। लिखो नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ मंदिर। इसके अलावा आपको पता नाई योग की एक माता है, नारायणी माता। और नारायणी माता की पूजा पाठ को लेकर नाई और मीणा, इनमें क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। नारायणी माता का मंदिर, जैसे आपने मैसा का पठार का नाम सुना होगा, इसी प्रकार क्रास्का का जो पठार है वो कहां पर है, अलवर में, क्रास्का पठार। नेड़ा की छतरी, आतेड़ की छतरिया कहाँ है, आतेड़ की छतरी। हाँ मनोज, कहाँ आतेड़ की छतरी बता। हाँ, पता नहीं, किसको पता नहीं है, सबको पता है। कहाँ है, अच्छा आपको पता नहीं है, जिनको पता नहीं है वो हाथ खड़े करो, कहाँ आतेड़ की छतरी कहाँ है। अच्छा, 1 2 3 4 5, आपको पता है, आपको पता है। हाँ हाँ, कहाँ है आप बताओ, अजमेर में कहाँ है, वैशाली नगर की तरफ जाते नहीं हो क्या, यहाँ आतेड़ की छतरिया नहीं आती क्या, यही तो आतेड़ की छतरिया है। कई बार, नहीं आप तो छतरी योजना बोल रहे हो, लेकिन वो आतेड़ की छतरिया कहाँ पर है, कई बार पूछा गया एग्जाम में सवाल, कई एग्जाम में सवाल पूछा गया अजमेर में। और ये आपको पता नहीं, बोलो आतेड़ की छतरिया कहाँ है, आपसे 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है आप। हाँ, तुम उसी में रहते हो ये लोग। हाँ, तो ऐसे कई बार होता है, जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। बाहर के लोग इसको याद करते हैं, आतेड़ी की छतरिया कहाँ है, अजमेर। सोनी जी की नसिया कहाँ है, हाँ आतेड़ी की छतरिया कहते हैं उसे। हाँ, वहाँ आज आसपास जो प्लॉटिंग करी होगी वो छतरी योजना के तहत की होगी। लेकिन वो पूरा जो बना हुआ ना, कैंपस बना हुआ, छतरियाँ बनी हुई उसमें बहुत सारी जेएनयू की छतरियाँ हैं उसमें, तो वो आतेड़ी की छतरिया कहलाती है। और नेडा की छतरी कहाँ है, अलवर, लिख लो नेडा की छतरियाँ। लिखो गडरा जोर जैन मंदिर, गडरा जोर जैन मंदिर। और आपको पता है अभी एक नया जिला बनाया है, खेरतल तिजारा, और उसका नाम और चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, राजा भर्तृहरि के नाम पे उसका वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे राजा भर्तृहरि की तपोस्थली भी होगी अलवर में, लिखिएगा भर्तृहरि की तपोस्थली। सर इसका वन्य जीव अभ्यारण्य में ही है ना, भर्तृहरि की तपो स्थली, ये भी कहाँ है, अलवर सरीस का। अब अभी तो शायद ये उसमें चल गया होगा, खैरतल तिजारा में आ गया होगा, तभी तो उसके नाम पे इसका नाम रख रहे हैं।
अभी देखना पड़ेगा प्रॉपर खैरतल तिजारा में है या फिर अलवर में है। आप तो ऐसे लिख लो, बरतरी की तपोस्थली। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे बरतरी का मेला भी लगता है, और यहाँ पे वो आते हैं जिनके कान कटे हुए सेक रहते हैं ना, मतलब जिसमें बड़े बड़े कुंडल सेक पहन के रखते हैं वो, नाथ। लिखिएगा यहाँ पर कनपटे, कनपटे नाथों का मेला लगता है। कहाँ पर? बरतरी की तपोस्थली है ना जहाँ पर, कनपटे नाथों का मेला लगता है। तो विद्यार्थियों, बरतरी की तपोस्थली कहाँ है? अलवर याद रख ले आप अभी तक तो। और अगर जैसे वो खेरतल तिजारा में चल गया होगा तो मैं देख के एक बार बता दूंगा आपको, है ना। अब देखो, आपसे पूछा जाए कपिल मुनि की तपोस्थली कहाँ है? कोलायत बीकानेर में है। इसी प्रकार मांडन्य ऋषि, देखो यहाँ पे मांडन्य ऋषि की तपोस्थली भी है। एक नोट डालो आप, मांडन्य ऋषि की तपोभूमि, तपोभूमि या तपोस्थली बात एक ही है ना। तपोभूमि, मांडन्य ऋषि की तपोभूमि अलवर। मांडन्य ऋषि की तपोभूमि कहाँ भाई? अलवर जानक। और कपिल मुनि की, कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत। कहाँ पर है? कोलायत। और कोलायत कहाँ पड़ता है? कनेर में पड़ता। देख लो। आचार्य परशुराम की तपोभूमि बताओ। अब सबके लिए क्वेश्चन है ये नोट डाल के लिखा है मैंने, तपोस्थली एक साथ लिखा दी, 4 तपोस्थली है ना। आचार्य परशुराम की तपोस्थली बताओ। रामेश्वर, रामेश्वर। रामेश्वर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। लिख लिया विद्यार्थी। अब सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम तो मुख्य रूप से, तो अभी तो हम भाग्य पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ का सबसे मुख्य पशु कौन सा है? बाघ। क्योंकि यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चला रखा ना, सेकंड नंबर का, 1978 में चलाया गया था, और 1955 में इसको एक अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। क्या सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क है? यस या नो? नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क तो 3 ही है, रणथंबोर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। तो फिर अब कई बार हम क्या सोचते हैं, सरिस्का को मान लेते हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व कौन से? 5 है। कौन कौन सा? पहला रणथंबोर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ बिस्दारी, और चौथा धौलपुर करौली जाना। क्या लिखा आपने? यहाँ का मुख्य पशु कौन सा है? बाघ। देख लो, यहाँ का मुख्य पशु बाघ है। देखो विद्यार्थियों, ये जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर टाइगर डेन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये टाइगर डेन है क्या? ये एक होटल है। क्या है ये? टाइगर डेन नाम से क्या है? होटल है, जो कि RTDC के द्वारा संचालित है। देखिएगा, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में RTDC के द्वारा, RTDC के द्वारा
टाइगर डेन होटल संचालित है? नोट। अलवर के शासक, अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह, क्या नाम है? महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए इस महल को बनाया था। मेरी बात सुनो, जब रियासत काल की बात करें हम, तो अलवर का शासक था विनय सिंह। कौन था? विनय सिंह। उसने अपनी रानी शीला के लिए एक महल बनाया था, जो वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है। और उस होटल का नाम क्या है? टाइगर डेन। और उससे होटल के रूप में अभी कौन संचालित कर रहा है? आरटीडीसी। आरटीडीसी का पूरा नाम क्या होता है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देख लिया? देखो, आपने ये लिखा होगा आरटीडीसी के द्वारा यहाँ पर टाइगर डेन होटल संचालित है, ये लिखा ना। टाइगर डेन होटल को रेखांकित करके लिख सकते हैं आप कि इसे विनय सिंह यानी कि अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा अपनी रानी शीला के लिए स्थायी महल के रूप में बनाया था। समझ गए इस बात को आप? कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, पीली किताब का संबंध, येलो बुक का संबंध कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से है? सर इसका तो आप लिखो येलो बुक या पीली बुक। देखो, पीली बुक का संबंध पीली बुक या पीली किताब, येलो बुक, जो भी लिखना चाहते हो आप, येलो बुक का संबंध सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से है। देखो, जहां वर्तमान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको लेकर ये बुक प्रकाशित की गई थी। देखो, यहां पर अलवर के महाराजा तेज सिंह, क्या नाम था? अलवर के महाराजा तेज सिंह के समय 1947 में 1947 में इस क्षेत्र की फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे ही येलो बुक नाम दिया गया है। कुछ नहीं विद्यार्थियों, 1947 की बात है। फॉरेस्ट सेटलमेंट को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और उस रिपोर्ट का नाम ही क्या रख दिया? येलो बुक। तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, और सबसे छोटा सज्जनगढ़। और कुछ मानते हैं सरिस्का एक हो, सरिस्का एक घोषणा हो गया, लागू नहीं हुआ। ध्यान। तो एक अभ्यारण्य, जैसे हमने सरिस्का पढ़ लिया, अभी यहाँ पे सरिस्का कंप्लीट हो गया अपना। अब सरिस्का ए भी मैं यहाँ लिखा देता हूँ ना। लिखो, अगला अभ्यारण्य सरिस्का ए। ये तो सरिस्का था, अब कौन सा अभ्यारण्य पढ़ेंगे हम? सरिस्का ए। अब सरिस्का ए भी कहाँ है? अलवर में रहेगा। लिखिएगा, क्षेत्रफल लिखो इसका 3.3
0.01 वर्ग किलोमीटर। सर इसका एक कहाँ पर है? अलवर में। और कितना है? 3.01 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। देखो ये क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है नोट। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है नोट। अब देखो इसकी घोषणा होगी लेकिन लागू नहीं हुआ है। लिखिएगा, इसकी अभी तक केवल घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ है। इसलिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य सज्जनगढ़ को मानते हैं। किसको मानते हैं? सज्जनगढ़ को मानते हैं। और ये जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन से किसको मानेंगे? वापस इसी को मानेंगे, सरिस्का है कोई। घोषणा कब हुई थी इसकी? 20 जून 2012। देखो वैसे तो राजस्थान का सबसे छोटा किसको बना दिया गया है? सरिस्का एक को बना दिया गया है, लेकिन इसकी केवल अधिसूचना जारी हुई 20 जून 2012 को। आधिकारिक रूप से इसको लागू नहीं किया गया है। लिख लिया विद्यार्थियों? बस इसके बारे में इतना ही लिखना था। अगला धीरे 20 जून 2012 रख के जा रहा, किसी को दे दे पीछे ही। पिले 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 जल्दी पिले। अगला वन्य जीव अभयारण्य का नाम लिखो विद्यार्थियों। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? बातें नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ तो अलग लिखा रहा हूँ ना तो। अगला जो वन्य जीव अभयारण्य उसका नाम क्या है? माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। अब बताओ माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरोही में। तो लिखो ये सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। देखो इसे 15 अप्रैल 2008 को 15 अप्रैल 2008 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। देख लिया? देखो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं यहाँ पे। देखो यह अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। देख लिया? देखो इस अभयारण्य में एक दुर्लभ वनस्पति टिकली पिटेरा
क्या नाम है? टिकली पिटेरा। वनस्पति का नाम क्या है? टिकली पिटेरा। आबू एनिन्सस। आबू एनिन्स, टिकली पिटेरा आबू एनिन्स पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में कारा कहते हैं। टिकली पिटेरा आबू एनिन्स को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? अरे कारा, कटेर नहीं। बहन जी, कटेर। कटेर याद आ रही तेरे को? देखो विद्यार्थियों, ये ऐसी वनस्पति जो केवल विश्व में यहीं मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती है। भारत की नहीं, विश्व की एक वनस्पति जिसका नाम क्या है? टिकली पिटेरा, जो केवल इस आबू क्षेत्र में मिलती है, बाकी कहीं भी नहीं मिलती दुनिया में। तो इसलिए विश्व में केवल यहाँ पर ही मिलती है। नोट डाल के लिख सकते हो इसके बारे में। ये वनस्पति केवल पूरे विश्व में इसी क्षेत्र में मिलती है। भाई आपको पता है, चाहे आप नेशनल पार्क पढ़ो, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ो, इनका सबका काम क्या है? जीवों को और वनस्पतियों को प्रोटेक्ट करने का काम। आपने दो पत्तियां भी सुनी होगी इसकी, इन सीटू और एक्स सीटू। सब स्थान है और परिस्थान है। देखिएगा, इस अभ्यारण्य को ही राजस्थान का पहला ESZ इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरणीय संवेदनशील, पर्यावरणीय संवेदनशील घोषित किया गया था। राजस्थान का प्रथम ESZ यानी कि पर्यावरणीय संवेदनशील किसको घोषित किया गया था? माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित। और कब घोषित किया गया था विद्यार्थियों? 25 जून 2009 को। 25 जून 2009 को। तो ESZ की घोषणा हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। लिखिएगा, आपको पता है ये जो माउंट आबू अभ्यारण्य है, इसी में ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, गुरु शिखर 1722 मीटर। देखिएगा, किलोमीटर मत कर देना। इस अभ्यारण्य में ही अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कौन सी है? गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर को रेखांकित कर लो और इसकी हाइट लिख लो, 1722 मीटर। कितनी हाइट? 1722 मीटर। और बाकी जब पठार पर्वत पहाड़ियाँ पढ़ाता हूँ, जब मैं पूरा डिटेल से लिखाता ही हूँ, अभी लोड ना ले आऊँ, ठीक है? आपको पता है ये आबू, ये जो अभ्यारण्य है ना, आबू अभ्यारण्य जो हम पढ़ रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आबू के पठार पर स्थित है। पठार अलग होते हैं, चोटियाँ अलग होती है, पहाड़ अलग होते हैं। तो ये आबू पठार पर स्थित है, ऐसे लिखना। ये अभ्यारण्य आबू पठार पर स्थित है। आबू, वैसे तो माउंट आबू से समझ ही जाओगे आप। आबू पठार पर स्थित है, फिर भी लिखने में आलस मत करना, लिख लो।
एक लेक है विद्यार्थियों, एक झील है। कहते हैं देवताओं ने उसे अपने नाखूनों से खोद कर बनाई थी विद्यार्थियों, जिसे नक्की लेक कहते हैं, नक्की झील कहते हैं, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो इसी अभयारण्य में नक्की झील भी है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। देखिएगा, इस अभयारण्य में इस क्या लिखा है, इस अभयारण्य में राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील ब्रैकेट में नक्की झील स्थित है। देख लिया, देखिएगा, इस अभयारण्य में एक सुंदर छिपकली यूबलेफ्रिस, सुंदर छिपकली यूबलेफ्रिस, कॉमा ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया, ग्रीन मुनिया चिड़िया, चिड़िया का नाम है ना, ग्रीन मुनिया चिड़िया, कॉमा तीतर, कॉमा खरगोश। देखो विद्यार्थियों, छिपकली तो कौन सी है, यूबलेफ्रिस, और चिड़िया कौन सी है, ग्रीन मुनिया। इसके अलावा तीतर लिख लिया, इसके अलावा खरगोश लिख लें आप, इसके अलावा नील गाय देखने को मिलती है, नील गाय, रीछ भी लिख लेना, नील गाय, और एक रीछ होता है ना, भालू जैसा रीछ होता है। देखिएगा, इस अभ्यारण्य में निम्नलिखित वृक्ष ऑब्लिक वनस्पति पाई जाती है। पाई जाती है, जैसे लेंटाना झाड़ी, लेंटाना झाड़ी, इसे अमेरिकन कांटेदार झाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी इसको, अमेरिकन कांटेदार झाड़ी भी कहते हैं। लेंटाना झाड़ी को क्या कहते हैं, अमेरिकन कांटेदार झाड़ी भी कहते हैं। लिख लिया। देखो, जंगली गुलाब, जंगली, एक तो हम गुलाब की खेती करते हैं, एक ये ऑटोमेटिक ही उगते हैं, इनमें फूल आते हैं ना, जंगली गुलाब। इसे विद्यार्थियों रेड डाटा बुक में शामिल कर रखा है, मतलब समाप्त होने के कगार पे है ना, रेड डाटा बुक में शामिल है। IUCN की होती है ना, रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है, किसको, जंगली गुलाब को। इसके अलावा कारा बताई थी अभी आपको, कारा वनस्पति पाई जाती है ना यहाँ पे, कारा, कारा वनस्पति की एक खासियत है कि इसमें साल में केवल एक बार ही फूल लगता है। देखिएगा, इसमें साल में नहीं, 7 साल में, कारा वनस्पति में कितने में, 7 साल में एक बार फूल लगता है, 7 साल में एक बार फूल लगता है, कारा वनस्पति जो होती है ना उसमें। देख लिया, एक नोट डालो,
इस अभ्यारण्य में औषधीय पौधे औषधीय पौधे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे पौधे? औषधीय पौधे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान राजस्थान सरकार ने इसलिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पर औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की है। राजस्थान सरकार ने यहाँ पर औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की है। राज्य सरकार के द्वारा औषधीय पादप शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया विद्यार्थियों? माउंट आबू में। कहाँ पर किया गया? माउंट आबू में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में औषधि ज़्यादा मिलती है, औषधीय पौधे ज़्यादा मिलते हैं। देख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य मेरी तरफ से कंप्लीट हो। कौन सा जिला दिखाई दे रहा है? चूरू दिखाई दे रहा है। चूरू में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो, अगर आपको इनकी विशेषताएं याद नहीं होना, टेंशन मत लेना, कम से कम इनकी लोकेशन तो पता रख लेना कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक तरफ तो वन्य जीव अभ्यारण्य दे देते हैं और एक तरफ उनका डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, और कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कई बार तो ऐसा आ जाता है, कई बार 3-4 नेशनल पार्क का नाम दे देते हैं और उनका राज्य दे देते हैं सामने, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आप लिखिएगा अगला वन्य जीव अभ्यारण्य ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? चूरू की कोई एक खबर सही चर्चा में चल रही, कुछ चाकू वाकू मार दिया, कुछ ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? सुना चाकू वाली घटना? नहीं सुनी किसी ने? तो नहीं, मैं तो सुबह को रील वील देख रहा था जो शायद आई थी सामने। आज पता करता हूँ क्या मामला है। एक लड़का लड़की दोनों पढ़ते थे, तो लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया। अरे लड़के ने लड़की को चाकू मारा। ये लड़की है और ये लड़का है, ये मेल है ये फीमेल है। अभी अभी बताता हूँ। ये भी मेल है। पहले इधर लवेरिया था और ये लवेरिया इधर चला गया, तो इसने इसके चाकू मार दिया, इस लवेरिया को समाप्त कर दिया परमानेंटली। अब पढ़ ले क्या लिखा है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। विद्यार्थियों, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 4 अक्टूबर 1962। देखो, इसे अभ्यारण्य का दर्जा 4 अक्टूबर 1962 को दिया गया। कब दिया गया था? 4 अक्टूबर 1962 को दिया गया था। देखो, यह अभ्यारण्य क्षेत्रफल लिख लो आप तो डायरेक्ट ही 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको न्यूनतम क्षेत्रफल वाले वन्य जीव अभ्यारण्य लिखाए होंगे, लिखाए थे क्या? शुरुआत में लिखा होगा वन्य जीव की शुरुआत करें तो पहला कौन सा? सबसे कम वाला। दूसरा सरिस्का।
सरिस्का ए तो अपने आप में ही पहला जा रहा है कम में वाले में, उसका तो तीन के आसपास ही, 3 किलोमीटर के आसपास थी, और सज्जनगढ़ का 5 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप सज्जनगढ़ को पहला मानते हो, सबसे कम में कौन सा मान रहे हो आप? सज्जनगढ़ को। तो दूसरा सबसे कम किसका हो गया? ताल छापर का। ताल छापर का। सरिस्का तो घोषित ही नहीं हुआ ना, घोषित हुआ केवल, उसकी तो स्थापना नहीं हुई ना, तो उसको भूल जाओ आप। तो सबसे कम कौन सा? सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ के बाद में दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? ताल छापर, क्योंकि सज्जनगढ़ का 5 किलोमीटर के आसपास है और इसका कितना है? 7 किलोमीटर के आसपास है। तो लिखिएगा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा ऑब्लिक दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखो, अगर आप सरिस्का ए को मान रहे हैं तो सबसे पहले सरिस्का ए, फिर सज्जनगढ़, और फिर ताल छापर आ जाएगा। और अगर आप सरिस्का ए को नहीं मान रहे हैं तो पहला कौन सा आ जाएगा? सज्जनगढ़, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? ताल छापर। अरे तो ऑथेंटिक में उसकी घोषणा कर रखी है ना, तो कुछ किताबों में उसको भी तो दे रखा है। समस्या यही तो हो रही है, बट डिपेंड करता है विकल्प के ऊपर, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सरिस्कार अगर वो दोनों एक साथ आ जाए तो सरिस्का को बताना आपको, लेकिन सरिस्का विकल्प में ही ना दे तो फिर सज्जनगढ़ को मानेंगे ना हम, ऐसा होता है। कहां पर लोकेटेड है? सुजानगढ़ चूरू। देखिएगा, ये सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। अब यहां से एक ही सवाल आता है, काले हिरण या कृष्ण मृग, कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। बस यही सवाल बनता है इससे ज्यादातर, मतलब इस चीज को, इस फैक्ट को आप इंपोर्टेंट कर लेना अपने आप में। देखिएगा, इस अभ्यारण्य में, या यह है अभ्यारण्य काले हिरण ब्रैकेट में कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। देखो, इसे काले हिरण की शरण स्थली भी कहा जाता है, काले हिरणों की शरण स्थली भी कहा जाता है। देख लिए, शरण स्थली भी कहा जाता है। ये जो नई बहन जी आई, ये इंग्लिश मीडियम से हो क्या आप? हाँ बहन जी, इंग्लिश से हिंदी से हो? नहीं, वैसे इंग्लिश मीडियम से हो क्या आप? अच्छा, मिक्स, मिक्स वाला मामला है। चलो कोई बात। मैं ही देख रहा हूँ बहन जी आई जब से, कभी से हिंदी में लिखती है, कभी इंग्लिश में लिखती है। इंग्लिश वालों के साथ बड़ी दिक्कत आती है। चलो, उसका भी जुगाड़ करने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद में। हो सकता है 1 तारीख के आसपास कर दें, इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी लगाएंगे। लिखो विद्यार्थियों, कृष्ण मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लैक बग। देखो, इसका वैज्ञानिक नाम, कृष्ण मृग को रेखांकित कर लेना, वैज्ञानिक नाम लिख लो, ब्लैक बग। ब्लैक बग, ब्लैक बग। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, जैसे गोडावण को कौन सी घास प्रसिद्ध है? सेवण। इसी प्रकार इस ब्लैक बग को या कृष्ण मृग को कौन सी घास इसके लिए प्रसिद्ध है, या कौन सी इसको सबसे अच्छी लगती है? मोतिया घास। लिखिएगा,
कृष्ण मृग का प्रिय भोजन मोतिया घास है। कौन सी घास है? मोतिया घास है। अब बताओ मोतिया घास कहाँ मिलेगी फिर? शुरू में मिलेगी ताल छापर में, जब भी तो वहां से पाए जाते हैं ज्यादातर, जो कि इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। मोतिया घास को रेखांकित कर लो आप, और इसका वानस्पतिक नाम लिखो, साइप्रस रोटेंडस। आपने देखा होगा ज्यादातर मैं साइंटिफिक नेम या वानस जो बॉटनिकल नेम होते हैं इन पे ध्यान ज्यादा फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि सवाल आते हैं यहाँ से। साइप्रस रोटेंडस एक मोतिया घास है जो कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो कि काले हिरणों के लिए काफी प्रिय भोजन माना जाता है उन्हें। तो काले हिरण के बारे में बता दिया, इसको ब्लैक बग भी कहते हैं। इसके अलावा जो मोतिया घास है इसको क्या कहते हैं? साइपर रोटेंडस कहते हैं। आपसे पूछा जाए ब्लैक बग के लिए प्रसिद्ध घास कौन सी, को जरूर थोड़ी इसका वो मूल नाम ही दे, मोतिया घास ही दे। ये नाम भी दे सकते हैं, साइप्रस रोटेंडस भी दे सकते हैं। और कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, साइप्रस रोटेंडस किसका वानस्पतिक नाम है? वहाँ सेवन घास मिलेगा, हम जाते क्या करेंगे? सेवन घास। सेवन घास का क्या है? सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? अभी लिखा है ना आपको, ये कंडीशन है, अभी पढ़ा है आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान के साथ। है लस्यूरस सिडिकुस। देखो विद्यार्थियों, इस ताल छापर अभ्यारण्य में आपको पता है कृष्ण मृग तो देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा एक कुरंजा पक्षी होता है, वो भी इसमें देखने को मिलता है। तो आप कहोगे सर कुरंजा पक्षी तो खींचन फलोदी जोधपुर में मिलता है, लेकिन उसके बाद में सेकंड नंबर अगर आता है तो वो ताल छापर का ही आता है। लिखिएगा, इस अभ्यारण्य में कुरंजा पक्षी, कौन सा? कुरंजा पक्षी भी देखने को मिलता है। कुरंजा पक्षी भी देखने को मिलता है। लिख लिया? अब देखो कुरंजा पक्षी सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? कीचन गांव। कौन सा गांव? कीचन गांव या क्षेत्र जो भी लिखना चाहते हो। फलोदी। और फलोदी पहले किस में आता था? जोधपुर में आता था, लेकिन अब तो फलोदी खुद ही जिला बन गया, तो जोधपुर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कीचन गांव, सर्वाधिक कीचन गांव मिलते हैं। लिखते रहा करो हाथों हाथ। आपसे पूछा जाए कुरंजा पक्षी का साइंटिफिक नेम क्या है? देखो कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन। क्या होता है विद्यार्थियों? डेमोसिल क्रेन होता है। किचन गांव। देखिएगा, यह है एक प्रवासी पक्षी है। इसके बारे में लिखा रहा हूँ सारी बातें मैं, कुरंजा के बारे में लिखा रहा हूँ। कुरंजा को रेखा, यह है एक प्रवासी पक्षी है जो कि पामीर के पठार, कहाँ से आता है? पामीर के पठार और उत्तरी अमेरिका से आता है। आपको पता है कुरंजा पक्षी पर एक गीत भी है जिसे हम विरह गीत कहते हैं ना। लिखो कुरंजा पक्षी एक विरह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विरह का प्रतीक है, जिस पर कुरंजा विरह गीत भी है।
राजस्थान के लोकगीतों में पढ़ते हैं ना हम, तो कुरंजा एक विरह गीत भी है, मतलब ये विरह का प्रतीक है। तो हम कौन सा अभ्यारण पढ़ रहे हैं? ताल छापर अभ्यारण। तो ताल छापर अभ्यारण में भी आपको कुरंजा पक्षी देखने को मिलता है, और आता कहाँ से है ये? पामीर के पठार से आता है, या फिर आता है नॉर्थ अमेरिका से आता है। इसके अलावा खींचन गांव में भी आते हैं, जो कि फलोदी में स्थित है, वहां पर भी देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें ताल छापर में कब आता है ये, तो सितंबर के महीने में आता है। कब आता है? सितंबर के महीने में आता है, और मार्च तक रुकता है, फिर चला जाता है जैसे गर्मी चालू हो जाती है। देखिएगा, यह है ताल छापर अभ्यारण्य में सितंबर माह में आता है और मार्च में चला जाता है। तो ताल छापर के बारे में अभी आपको दो चीजें याद रखनी, एक तो ब्लैक बग, काला हिरण पाया जाता है यहाँ पर, और एक कुरंजा पक्षी भी पाया जाता है। एक विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में एक घास पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मोतिया घास है, और उसका जो वानस्पतिक नाम है वो भी याद रखना आप। अगर बात करें, यहाँ पर एक झाड़ी भी पाई जाती है, जो कि जो क्षारीय भूमि होती है, क्षारीय भूमि, उस घास का सॉरी झाड़ी का नाम है लीना। क्या है? लीना झाड़ी। कौन सी झाड़ी पाई जाती है यहाँ पे? लीना झाड़ी पाई जाती है, जिसकी खासियत यह है कि वो क्षारीय भूमि में उगती है। खारी भूमि होती है ना, खारी, उस देखिएगा इस अभ्यारण्य में इस अभ्यारण्य में लीना पब्लिक लाना झाड़ी पाई जाती है। लीना पब्लिक लाना झाड़ी पाई जाती है। ठीक है ना बहन जी? ये होने तो फिर लिखेगी, लीना या लाना झाड़ी पाई जाती है। लीना या लाना झाड़ी को रेखांकित कर लो। ये क्षारीय भूमि में उगती है। कौन सी भूमि में उगती है? क्षारीय भूमि में उगती है। महाभारत का नाम सुना आपने? गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना? लिखो। महाभारत काल में, एक नोट डालो, नोट। महाभारत काल में यह क्षेत्र कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य वाला। यह क्षेत्र गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली था। किसकी तपोस्थली था विद्यार्थियों? गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली था। इसलिए इस क्षेत्र को द्रोणापुर नाम दिया गया। क्या नाम दिया था? द्रोणापुर नाम दिया। द्रोणापुर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी इसकी तपोस्थली हुआ करती थी महाभारत काल में। देखो विद्यार्थी, इस क्षेत्र में एक झील भी पाई जाती है जिसे ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल। देखिएगा, इस क्षेत्र में ताल नामक झील भी पाई जाती है। ताल नामक झील भी पाई जाती है। अब बताओ, ताल झील मीठे पानी की होगी, खारे पानी की? जो कि खारे पानी की झील है। जो कि खारे पानी की झील है। देखो विद्यार्थियों,
जोधपुर का शासक का नाम सुना? जोधा। और जोधा का एक बेटा था विद्यार्थियों, बीका। राव बीका। बीका ने तो बीकानेर की स्थापना कर दी थी। बीका ने तो किसकी स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना की थी। और जोधा ने किसकी स्थापना की थी? जोधपुर की स्थापना की थी। जोधा किसका बेटा था? रणमल का बेटा था। और रणमल किसका बेटा था? चूड़ा का। चूड़ा की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मेवाड़ का शासक लाखा के साथ हुआ था। चलो ठीक है। इस जोधा का एक और बेटा था विद्यार्थी जिसका नाम था बीदा। क्या नाम था? बीदा ने एक कस्बा मान लो, गांव मान लो, बीदासर, क्या बसाया था? वो इसी ताल छापर अभ्यारण्य के पास में ही है। और बीदासर कहां पड़ता? चूरू में। लिखिएगा, इस अभ्यारण्य के निकट ही, इस अभ्यारण्य के निकट ही राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के पुत्र बीदा ने बीदासर कस्बा या नगर, जो भी लिखना चाहते हो, बीदासर कस्बा बसाया था। बीदासर कस्बा बसाया था। तो बीदासर कस्बा किसके द्वारा बसाया गया था विद्यार्थियों? राव बीदा के द्वारा। और राव बीदा कौन है? जोधपुर का शासक है राव जोधा, उसका बेटा है। इसके अलावा जब ये मरा होगा तो इसकी छतरी भी बनी होगी यहां पर। लिखो, बीदा की छतरी, बीदा की छतरी ताल छापर अभ्यारण्य के पास ही गोपालपुरा गांव में स्थित है। कहां पर है? आपसे पूछा जाए, ताल छापर के नजदीक ही गोपालपुरा गांव में स्थित है। आपसे पूछा जाए बीदा की छतरी कहां है? गोपालपुरा गांव में। आपसे पूछा जाए बीदासर गांव किसने बसाया? राव बीदा ने। राव बीदा कौन है? जोधा का बेटा है, ध्यान रखना। लिखिएगा, इस अभ्यारण्य में हंस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हंस। पक्षी होता है ना, बगुला जैसा वाइट होता है, हंस भी पाया जाता है। और इसकी एक प्रजाति है ग्रेलैंड गेज। लिख लो, ग्रेलैंड गेज और अंसर अंसर। तो ये किसकी प्रजाति विद्यार्थियों? हंस की। देखो, जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हंस और हंस, हंस और हंस दोनों एक ही जैसे लगते हैं। एक में बिंदु लगाया और एक में चंद्र बिंदु लगाया। इस हंस का मतलब तो होता है एक पक्षी विशेष। क्या होता है? पक्षी। और इस हंस का मतलब क्या होता है? हंसना होता है। तो आप ये वाला लिखना, हिंदी वाला। लिखो, इस क्षेत्र में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, है ना, गंगा रिसाले की स्थापना करने वाला, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने निम्नलिखित तालाबों का निर्माण करवाया। गंगा सिंह ने निम्नलिखित तालाबों का निर्माण करवाया था, जैसे उदोलाव तालाब। कौन सा तालाब? उदोलाव तालाब कहाँ है? गंगा सिंह तालाब, गंगा सिंह तालाब और भैसोलाव तालाब, भैसोलाव तालाब, ये सब तालाब है। और इन तालाबों का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। और गंगा सिंह कहाँ का शासक है? बीकानेर का महाराजा, ध्यान रखना। लिख लिया? इसी के साथ ताल छापर
वन्य जीव अभ्यारण्य मेरी तरफ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।